Hey, come on! Something is happening! No! कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही ज्यादा टेंशन में आदमी को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों उसकी वाइफ कुछ ही समय में अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। और हम बाहर का मौसम देखते हैं जहां भारी बरसात के साथ बिजली कड़क रही होती है। तभी डॉक्टर उस आदमी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी की मौत हो गई है और उसकी केवल एक ही वजह है, क्योंकि ये बिजली तुम्हारी पत्नी के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से वो तो मारी गई लेकिन तुम्हारा बच्चा भी जिंदा है। लेकिन बिजली गिरने की वजह से तुम्हारे बच्चे के अंदर एक रेयर जेनेटिक डिसीज हुआ है, जिसे साइंस की भाषा में एल्बिनिज्म कहते हैं। इस बीमारी में इंसान के शरीर में एक भी बाल नहीं उगते और उसका शरीर पूरी तरह से सफेद होता है। अब ये पूरी बात सुनकर उस आदमी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बच्चे से नफरत करने लगता है, क्योंकि उसकी ही वजह से उसने अपनी पत्नी को खो दिया। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम एक घर को देखते हैं जिसमें एक बूढ़े आदमी की मौत हुई होती है, जिसकी वजह से उस केस की तहकीकात करने के लिए ऑफिसर डंग आए होते हैं। और वह ऑफिसर जब बूढ़े आदमी के घर के बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पे कुछ ऐसा देखता है जिसे देख के वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसीलिए वह जेसिका नाम की लड़की से बात करता है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होती है। अब ये दोनों बात करने के बाद उसी बेसमेंट में फिर से जाते हैं और वहाँ पे जाते ही वो लोग वहाँ पे ऐसे आदमी को देखते हैं जिसका पूरा शरीर सफेद होता है। पहली बार में तो जेसिका इसे देखते ही डर जाती है, लेकिन पूछने पर वो बंदा अपना नाम जेरेमी बताता है। दरअसल ये बंदा दोस्तों वही छोटा बच्चा होता है जिसे कि उसके फादर ने बचपन में अडॉप्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उसे अपनाया और इतने साल तक पाला। लेकिन वो जेरेमी को कभी भी बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि उनके हिसाब से जेरेमी को खतरा हो सकता है। जेरेमी कभी भी स्कूल नहीं गया था, लेकिन उसके पास ढेर सारी किताबें थी जिन्हें वो रोज पढ़ा करता था। अब जेसिका तो ये देख के हैरान हो जाती है। जब वे एक बुक को खोल के जेरेमी से एक दो सवाल करती है तो जेरेमी उसे पेज नंबर के साथ साथ उस सवाल का जवाब भी देता है, इसलिए जेसिका उसे बाहर ले जाने की तैयारी करती है। दरअसल वो उसे ऑर्फनेज लेके जा रही होती है, क्योंकि इस दुनिया में जेरेमी के पास उसके दादाजी के अलावा और कोई नहीं था। अब ये लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जेरेमी बाहर की दुनिया को पहली बार महसूस कर रहा होता है और वह हमेशा एक चश्मा लगाए रहता था, क्योंकि सूरज की रोशनी उसके लिए हानिकारक है। अब ये लोग थोड़ी देर के सफर के बाद ऑर्फनेज पहुँच जाते हैं, जहाँ के सभी बच्चे जेरेमी को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग कैफेटेरिया में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यहीं पे एक बुली लड़का जॉन होता है, जो जेरेमी को कहता है कि तुम अपनी नाक से स्पून को रोक के दिखाओ। जहाँ पहली बार में जेरेमी तो कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जॉन कहता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। तो जेरेमी उसकी बात को मान लेता है, जिसके बाद वो स्पून को ऐसे अंदाज में खड़ा करता है कि उस कैफेटेरिया के सारे स्पून उसके पास आके जमा हो जाते हैं, जो देखकर तो सब काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके पास सुपर नेचुरल पावर है। लेकिन जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। खैर इसके बाद जेसिका जेरेमी के शरीर की जाँच कराती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि जेरेमी का शरीर बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये सुनकर तो जेसिका खुश हो जाती है और वह उसके लिए कॉन्टेक्ट लेंस भी लाती है, ताकि जेरेमी को हमेशा चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े। इसी के साथ ही वह जेरेमी का एडमिशन एक स्कूल में करा देती है, जहाँ का माहौल देखकर जेरेमी को काफी अच्छा लग रहा था। यहीं पर उसके हम क्लास टीचर डोनाल्ड को देखते हैं, जो कि इन्हें फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं, और एक लिंडसे नाम की लड़की जेरेमी को देख रही होती है, लेकिन वो उसे देख के डरती नहीं बल्कि खुश हो रही होती है। अब इसके बाद डोनाल्ड वहाँ पर इलेक्ट्रिक डिवाइस को लाते हैं और प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन उसमें से बिजली निकलने लगती है। उस बिजली के निकलने के साथ ही जेरेमी के शरीर में कंपन होने लगती है, और जब उस डिवाइस में बिजली ज्यादा हो जाती है तो वो अचानक से जेरेमी के ऊपर हावी हो जाती है। और ये देखने में बिल्कुल ऐसा था जैसे कि जेरेमी उसे अपने ओर आकर्षित कर रहा है। अब जो भी हो, डोनाल्ड उसे जैसे तैसे बंद करता है और जेरेमी को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन डॉक्टर चेक करने के बाद कहते हैं कि उसे तो एक भी खरोच नहीं आया। इधर ऑफिसर डंग भी उसे देखने के लिए आए होते हैं, जहाँ डोनाल्ड ऑफिसर को बताता है कि जेरेमी ने 30 फीट दूर से ही बिजली को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो कि साइंस के अनुसार बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, और शायद यही वजह है कि उसके शरीर पे एक भी बाल नहीं है। अब ये दोनों जेरेमी को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि जेरेमी तो वहाँ से भाग चुका है। दरअसल जेरेमी काफी घबरा गया होता है, इसलिए वो अपने घर वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में डंग मिल जाता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, और जेरेमी उसे साफ मना कर देता है, लेकिन डंग उसे रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से मान जाता है। अब डंग उसे ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पे ढेर सारे लोग बैठे होते हैं। दरअसल ये लोग जेरेमी के आईक्यू से काफी इंप्रेस होते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा आईक्यू दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो सुनकर जेरेमी कहता है कि मैं टीवी और रेडियो नहीं देख सकता, क्योंकि इसके पास जाते ही वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। अब जेरेमी उनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे वापस घर छोड़ सकते हो? तो जेसिका उसे कहती है कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे घर को बैंक वालों ने सीज कर दिया है। अब ये सुनकर तो जेरेमी बिल्कुल उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग एक स्कूल ट्रिप पे जाते हैं और यहाँ पे शेरिफ को भी इनवाइट किया गया था, और इस ट्रिप में जेरेमी को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो किनारे जाके बैठ जाता है। अभी इसके पास शेरिफ भी आके बैठ जाते हैं, तो जेरेमी उन्हें अपनी कहानी बताने लगता है कि जब भी बिजली गिरती है तो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, और शायद इसी वजह से जब मेरा जन्म हो रहा था तो उसके पहले मेरी माँ के ऊपर बिजली
गिरी और वो उसमें बुरी तरह से मारी गई। अब अगले दिन एक डंकिन नाम का पुलिस ऑफिसर एक हिरन का शिकार करता है और वो सभी को कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना। लेकिन तभी अचानक जेरेमी डंकिन का हाथ पकड़ लेता है और वो जैसे ही उस हिरन से टच कराता है तो डंकिन के शरीर में जोर से दर्द होने लगता है, जो कि इसकी सहनशीलता से बाहर था। इस बारे में पूछने के लिए डंक जेरेमी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने डंकिन के साथ क्या किया। तो जेरेमी कहता है कि मैं तो बस हिरन के दर्द को डंकिन को बता रहा था, जो कि उसे उसने गोली मार के दिया था। अब वहाँ पे जेसिका भी आ जाती है और जेरेमी से कहती है हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें सब कुछ बता सकते हो। जो सुनकर जेरेमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि दोस्त कभी कैद करके नहीं रखते और वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद जब डंक अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ तो अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है और तभी उसे डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा पेन में है और कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कि तुम्हारी वाइफ को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अब ये बता के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद ये ऑफिसर डंकिन से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ उस दिन जेरेमी ने क्या किया था। तो डंकिन बताता है कि जेरेमी ने मुझे उस हिरन के दर्द का एहसास दिलाया कि उस हिरन की तिल तिल करके मौत हो रही होती है, जो कि इतने ज्यादा पेनफुल था कि मैं तुम्हें बयां नहीं कर सकता। और वो अब कहता है कि मैंने अब शिकार करना भी छोड़ दिया है। अब ये सुनकर डंक जेरेमी के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है और जेरेमी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे ही जेरेमी उसकी पत्नी को हाथ लगाता है तो वह उसके सारे विचारों को जान लेता है, जिसके बाद वह डंक को बताता है ये चाहती है कि तुम अपने बेटे को माफ कर दो जिससे तुमने इतने सालों में बात नहीं की, और ये भी कि तुम अपनी वेडिंग रिंग को दोबारा पहनो। अपने पत्नी की ये बात सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का सोचता है, जिसके बाद वह रिंग निकाल के पहन लेता है और उसके ऐसा करते ही उसकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है। और जब सब कुछ सुन के उसका बेटा वहाँ पे आता है तो डंक उसके गले लग के रोने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन इस हादसे के बाद जेरेमी थोड़ा फेमस हो जाता है तो लिंडसे उससे पूछती है कि क्या तुम सच में किसी के ठोट पढ़ सकते हो। तो जेरेमी उसे यकीन दिलाने के लिए अपने हाथ उसे टच कराता है। लेकिन इन दोनों को ऐसा करते हैं लिंडसे के फादर देख लेते हैं, जो कि जेरेमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो उससे कहते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहना। लेकिन तभी जेसिका आके मामले को संभाल लेती है और ये हादसा जेरेमी के दिल को तोड़ देता है, इसलिए वो अब ठान लेता है कि वो सीधा अब घर जाएगा और वो ऑर्फनेज जाके अपनी पैकिंग कर लेता है। लेकिन वो जैसे ही निकलने वाला होता है तभी वो देखता है एक लड़के को, जिसके बाल देख के वो काफी इम्प्रेस होता है और सोचता है कि काश मेरे भी ऐसे बाल होते। और इसी दौरान जॉन भी उसे देख लेता है और उसकी कैप निकाल लेता है और जब जेरेमी उसे लेने की कोशिश करता है तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जेरेमी का हाथ लगाते ही वह जॉन के अंदर के ठोट पढ़ लेता है कि किस तरह जॉन के स्टेप फादर ने उसके साथ अत्याचार किया और उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा, जिसका डर उसके अंदर अभी भी भरा हुआ है। अब हाथ ना छोड़ने के कारण जेरेमी उसके फादर की बात को दोहराने लगता है, जो सुनकर जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जेरेमी को पकड़ के बाहर लेके चला जाता है। जिसके बाद वो लोग जबरदस्ती उसके सारे कपड़े उतार देते हैं और फिर उसे गंदे पानी में फेंक देते हैं। और यह हादसा जेरेमी के दिल को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है, इसलिए वो गुस्से में आके पहली बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक जोरदार बिजली नीचे गिरती है और सब इधर उधर हो जाते हैं। पर यह हादसे में जेरेमी को कुछ नहीं होता, लेकिन जॉन की सांसें जरूर अटक जाती है, जो देखकर जेरेमी उसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और ऐसा थोड़ी देर करने के बाद जॉन जिंदा हो जाता है। पर अब जेरेमी वहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो सीधा ही अपने घर चला आता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी बनाई हुई सारी चीजें जब्त कर ली गई है और उसकी किताबें भी वहाँ नहीं होती। अब उसके पीछे पीछे जेसिका भी वहाँ आ जाती है और वो जेरेमी के दुख को देख के कहती है तुम टेंशन नहीं लो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। वहाँ पे इनका क्लास टीचर डोनाल्ड भी आ जाता है और वे भी जेरेमी का साथ देते हुए बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और ये दरअसल जॉन के साथ हुए हादसे के बारे में जेरेमी को गिरफ्तार करने आए होते हैं। लेकिन ऑफिसर डंग ऐसा नहीं चाहता था। वही मौका देख के जेरेमी वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार बिजली उसके सीने पे आ गिरती है और लगातार ये बिजली तेज होते जा रही थी, जहाँ देखते ही देखते जेरेमी उन बिजली के अंदर ही गायब हो जाता है। और ये देख के डंकिन के अलावा बाकी ये तीनों खुश होते हैं, क्योंकि जेरेमी अपनी असली दुनिया में चला गया था। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है।